हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने आपको 3 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर अभी तक वो तीनों वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा है, खासकर पहला और दूसरा वीडियो लेक्चर, क्योंकि पहले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कूलाम का नियम, दूसरे वीडियो लेक्चर में बताया था वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। ये दोनों ही वीडियोस के जो फॉर्मूले आए थे, वो फॉर्मूला आज के इस वीडियो लेक्चर के डेरिवेशन में काम आने वाला है। ठीक है, तो कम से कम 2 वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 फिजिक्स 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दी है। फिजिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आगे आएंगी वो आपको उसी में देखने को मिलेंगी। ठीक है, वीडियो लेक्चर 4 में हम देखने वाले हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। ये एक बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। खासकर इस डेरिवेशन के फॉर्मूले से ज्यादातर न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि डेरिवेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे इसका फॉर्मूला आता है। उसके बाद हम समझेंगे कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी हम 2 न्यूमेरिकल्स भी इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट शेयर आउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है कि बिंदु आवेश के कारण यानी किसी पॉइंट चार्ज के कारण आप किसी भी पॉइंट पर, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बता रखा है, जो कि क्या होता है, E=F/Q0। अब उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे इस डेरिवेशन को सॉल्व करने में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमें कोई 2 बिंदु दिया गया है, कोई 2 बिंदु यानी पॉइंट दिया गया है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया और यहाँ पे थोड़ी दूरी पर एक दूसरा पॉइंट हमको दिया गया है। पहले पॉइंट को मान लेते हैं क्या है, बिंदु O नाम दिया गया है, और दूसरे पॉइंट का नाम बिंदु P ले लेते हैं। ठीक है, एक हो गया बिंदु O और दूसरा हो गया बिंदु P। ठीक है, बिंदु O पर हमको दिया गया है क्या, कोई एक आवेश Q दे दिया गया है। वहीं पे बिंदु P पर हमें कोई आवेश Q0 दिया गया है। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो क्या दी गई है, मान लीजिए इसके बीच की जो दूरी है वो हमें R दे दी गई है। कितनी दे गई है, R दी गई है। ठीक है, अब हमने आपको जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था, वैद्युत द्विध्रुव क्यों पढ़ाया था, ताकि जो कॉन्सेप्ट आगे की वीडियो लेक्चर में काम आने वाले हैं, जो आगे रिलेट करके आप टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, इसीलिए पहले हमने आपको वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था। अब ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, 2 आवेश और उनके बीच की अल्पतम दूरी, इस प्रकार का जो निकाय या संरचना बनता है, इसी को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव हमने बना दिया है, अब इसी चीज को जो हमने फिगर में बनाया है उसी को आपको लिखना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने माना है कि हमें कोई बिंदु O दिया गया है जिस पर कोई एक आवेश Q रखा गया है। अब बिंदु O से R दूरी पर एक और पॉइंट स्थित है, एक और पॉइंट पाया जा रहा है, जो कि क्या है, पॉइंट P। अब पॉइंट P पर आपको क्या दिया गया है, एक अन्य आवेश दिया गया है, जो कि क्या है, Q0। अब इसी पॉइंट P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है, यानी E का मान निकालना है। ठीक है, अब यही जो डायग्राम में चीजें हमने देखी उसी को आप लिख दोगे जब आप डेरिवेशन सॉल्व करोगे। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना किसी बिंदु O पर एक आवेश क्या दिया गया है, Q रखा गया है। ठीक है, तथा O से R दूरी पर, यानी बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। वही तो हमने डायग्राम में बनाया है, बिंदु O से R दूरी पर हमने एक नया पॉइंट माना है, जो कि क्या है, बिंदु P। अब इसी बिंदु P पर हमने क्या मान लिया है, एक दूसरा आवेश मान लिया है Q0, और कहीं पे भी Q के नीचे 0 लिखा हुआ दिखेगा तो आप समझ जाइएगा ये किसकी बात हो रही है, धन परीक्षण आवेश की, यानी Q0 की बात हो रही है। अब यही चीजें हमने यहाँ पे लिख दी गई कि माना किसी बिंदु O पर एक आवेश Q रखा गया है और O से R दूरी पर बिंदु P है और इस बिंदु
यानी कि एक दूसरा आवेश या अन्य आवेश क्यू नॉट रखा गया है। क्लियर हो गया। अब यहां से स्टार्ट होता है मेन चीज, डेरिवेशन का पार्ट। ये तो हो गया कि आपने डायग्राम बनाया और डायग्राम में जो चीजें दी थी वो हमने लिख के भी बता दिया। ऐसे आपको डेरिवेशन डायरेक्ट एग्जैक्ट जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है वैसे यूपी बोर्ड एग्जाम में अगर पूछ लिया जाएगा तो आपको पूरा डेरिवेशन लिखना पड़ेगा। पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम में जो चीजें होंगी उसको आपको इस तरह से बता देना है कि हमने पहले कोई एक पॉइंट माना, फिर उस पर एक आवेश रखा, फिर दूसरा पॉइंट माना, उस पर दूसरी आवेश को रखा गया। जो डायग्राम में चीजें दिख रही होंगी वही चीजें आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने आपको पहले लेक्चर में कूलाम का नियम बताया था। जब भी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को कहा जाएगा तो पहला फॉर्मूला आप लगाएंगे बल का, और बल का फॉर्मूला कूलाम के नियम से हम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से या कह सकते हैं सूत्र से। ठीक है, नियम कह लो या सूत्र कह लो। अब कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको जानना है कि कूलाम का नियम आया कैसा है तो पहले लेक्चर को जाके देखिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये आपका कूलाम के बल का फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को भी हमने पूरा डिराइव करके पहले वीडियो लेक्चर में बता रखा है। ये चीजें क्लियर हुई। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कूलाम के नियम से बल को ज्ञात करना होगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो फॉर्मूला आया था E = F/Q0 वो फॉर्मूला भी यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे अगला फॉर्मूला क्या लिख लेते हैं? अगला फॉर्मूला लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। ठीक है, बिंदु P पर, चूंकि हमें क्या करना है, इस पॉइंट P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हमने जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होने वाला है। ये आपको सेकेंड लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव करके बताया गया है, वहां से जाके डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ पे केवल उस फॉर्मूले का यूज हम कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या आया था? हमारा फॉर्मूला आया था E = F/Q0। ठीक है, अब ये जो हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया है इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यानी कि समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो समीकरण फर्स्ट हमने माना है E = F/Q0, यहाँ पे ये जो बल F दिख रहा है इसका आपको मान रख देना है कूलाम के नियम से। अब आपको पता चल गया होगा कि हमने वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए पहले बल को क्यों निकाला था। बल को इसलिए निकाला था क्योंकि जब भी आप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हो तो उस फॉर्मूले में F आता है यानी बल आता है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, केवल इस बल का जो पूरा मान है इस समीकरण 1 में रख देना है, उसके बाद आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में F का मान रखने पर यानी जो बल का आपका मान है, ये जो बल यानी कि F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पे आप Q1 इंटू Q2 की जगह आप कर सकते हैं Q और Q0 भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2 क्योंकि हमने वहां पे मान रखा था, यही कूलाम के नियम में हमने ये माना था, लेकिन आप चाहो तो वहां पे Q और Q0 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस E के फॉर्मूले में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे E = F का मान क्या है, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर क्या है आपका ब्रैकेट में Q इंटू Q0 अपान
आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पूरा एफ का मान। अब नीचे हमको पहले से क्या दिया गया है, क्यू नॉट दिया गया है। क्लियर। अब इस क्यू नॉट से इस वाले क्यू नॉट को कैंसिल कर देंगे, बस क्या गया, बचेगा आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आपका बच जाएगा क्या, Q अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला आ जाता है किसके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। जब भी किसी भी बिंदु पर, चाहे बिंदु P हो, A हो, B हो, A से लेके Z तक कोई भी लेटर अगर देगा या किसी भी पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E का फॉर्मूला पूछेगा, तो आप क्या लगाएंगे, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला ही आ जाता है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले में सिंबल क्या क्या है। जैसे आपका E क्या है, Q क्या है, आर स्क्वायर क्या है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है। ऑलरेडी हमने आपको कूलॉम के नियम में ही बता दिया था कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका एक वैल्यू, एक मान होता है जो कि क्या होता है, 9 × 10 प्लस का 9। ठीक है, तो वही चीजें लिख देते हैं। यहाँ पे E जो दिया गया है ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। ठीक है, उसके बाद क्यू की बात करें तो क्यू आपका आवेश होता है, चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद आर स्क्वायर क्या होगा, तो आर स्क्वायर आपकी दूरी होती है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर से दर्शाते हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो भी बता देते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं इसको, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं पे भी दिखेगा तो इसका वैल्यू याद रखिएगा 9 × 10⁻9 होता है। ये आपको जब अभी न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो ये वैल्यू काम में आने वाली है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं। हमने कुछ नहीं किया है, जो भी आपका डेरिवेशन है आपके सामने है। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाया, हमने माना कोई एक पॉइंट दिया गया है, यानी बिंदु O दिया गया है जिसपे एक आवेश Q मान लिया गया है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, बिंदु P और इस पे आवेश Q नॉट दिया गया है। अब इसी बिंदु P पर आपको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि E का फॉर्मूला पूछा गया है। तो जो चीजें डायग्राम में थी वो हमने पहले लिख लिया। उसके बाद कूलॉम के नियम से पहले हम F का मान निकालेंगे, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर नहीं, अगर केवल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी बात की जाए तो उसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू F/Q नॉट। अब चूंकि हमें P पर पूछ रहा है तो हम लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे जो F का मान आया है कूलॉम के नियम से, उस F के पूरे वैल्यू को पहले रख देंगे और उसके बाद Q नॉट पहले से था तो Q नॉट वहां पे रख देंगे। Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, केवल Q बच जाएगा और आर स्क्वायर बच जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वहीं पे रहेगा, Q अपान आर स्क्वायर लास्ट में आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें E क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, Q आपका आवेश होता है, आर स्क्वायर दोनों आवेशों के बीच की दूरी या कह सकते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ये हो गया आपका बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पूरा हमने आपको डेरिवेशन करके बता दिया है। ये पूरा डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम 3 नंबर का पूछा जाएगा। वैसे पूछा तो नहीं जाता है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी छोटा सा डेरिवेशन है, 1-2 बार अगर आप लगा लोगे तो आ जाएगा। केवल 2 चीज याद रखिएगा, पूरे डेरिवेशन में 2 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कूलॉम के नियम का और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है, स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर देखते हैं कि ये जो आपका फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। जब भी बिंदु आवेश या कह सकते हैं किसी भी बिंदु आवेश पे आपसे अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पूछा जाएगा तो उसके फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही प्रकार के न्यूमेरिकल आएंगे। मैक्सिमम 2 न्यूमेरिकल इस टॉपिक से हम आपको कराएंगे, ताकि आपको जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है उस फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं ये आपको पता चल जाए, या कह सकते हैं कि इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, किस प्रकार के न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड वाले बनाते हैं, ये आपको पैटर्न देखने को मिल जाए।
वैसे केवल 2 न्यूमेरिकल नहीं कराएंगे, जैसे ही आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा सभी टॉपिक्स रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको कम से कम 3 वीडियो पार्ट दिया जाएगा। यानी 3 वीडियो में आपको एक एक टॉपिक का धीरे धीरे सवाल मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। जैसे इसी में गॉस प्रमेय का भी देखने को मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी आपको न्यूमेरिकल्स कराया जाएगा, वैद्युत फ्लक्स का भी कराएगा। तो जितना भी आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड वो आपको अलग वीडियो में न्यूमेरिकल कराया जाएगा। ठीक है, अभी पहले केवल इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जैसे ही टॉपिक पढ़ाया जाता है या फॉर्मूला बताया जाता है तो कम से कम एक न्यूमेरिकल आपको उस टॉपिक से हम करा देते हैं ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करने आ जाए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हवा या निर्वात में स्थित 5 माइक्रोकूलाम के, कितना माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E का मान आपको निकालना है। अब ये सवाल आप बड़े आसानी से कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E पूछा गया है। लेकिन अगर क्या होता इसी सवाल में आपसे E ना पूछ के किसी आवेश का मान पूछ लेता, यानी आपको आवेश का मान पूछ लेता और वैद्युत क्षेत्र का मान पहले से दिया होता तो आप सवाल को कैसे लगाते। अभी पहले ये नॉर्मल सवाल देखिए जो इजेक्ट फॉर्मूले पर ही आधारित है। इसके बाद फिर अगर देखेंगे कि जो आपका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया हो और आवेश पूछ ले तो आप कैसे लगाओगे, वो भी आपका इसी फॉर्मूले से लगेगा। जैसे पूरा फॉर्मूला क्या है, पूरा फॉर्मूला है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर E पूछेगा तो आप तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हो, जैसे इस सवाल में ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा। लेकिन क्या हो कि E का मान दे दे और आपसे Q पूछ ले तो आपको इसी फॉर्मूले को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तभी जाके आप इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यही फॉर्मूला लगने वाला है तो हम इसी सवाल को पहले समझते हैं, फिर दूसरे सवाल में यानी क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे कि अगर आपसे आवेश निकलवाया जाए इसी फॉर्मूले से तो आप कैसे निकालेंगे। अभी देखो आपको दिया क्या क्या है, हमें दिया गया है कोई भी निर्वात यानी कि हवा की बात हो रही है और हवा में कोई एक बिंदु स्थित है जिसपे 5 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। तो मान लेते हैं ये कोई आपका एयर में एक बिंदु या पॉइंट दिया गया है जिसमें 5 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। ठीक है, अब इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, ये मान लीजिए दूरी कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट है जहां पे आपको क्या करना है, जहां पे आपको E का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, E का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 चीजें दी गई हैं, जो दिया होता है न्यूमेरिकल में पहले आपको वो चीजें लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है आवेश Q का मान। ठीक है, आवेश Q का मान दिया गया है 5 माइक्रोकूलाम। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल्स में माइक्रोकूलाम में मान दिया गया होगा तो हम पहले उसको कूलाम में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आपका कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगा। अगर आप माइक्रोकूलाम से ही सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, आपको लगाने में कठिनाई होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले इस 5 माइक्रोकूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैथ्स का एक थोड़ा सा कैलकुलेशन याद रखिएगा, कहीं भी अगर आपको 1 माइक्रोकूलाम दिया गया है इसका मतलब है अगर आप माइक्रोकूलाम से कूलाम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 10 घाते -6 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम में बदल जाएगा। क्लियर हो गया। वहीं भी अगर जैसे यहाँ पे दिया गया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 30 सेंटीमीटर का मतलब है कि आपको दिया गया है क्या, आपको दिया गया है 0.3 m। ठीक है, 30 सेंटीमीटर मतलब क्या है कि 0.3 m दिया गया है, 0.3 मीटर दिया गया है। अब 0.3 अगर आप कैलकुलेशन में करते हो, कैलकुलेशन में इसको डायरेक्ट 0.3 से गुणा करते हो तो कैलकुलेशन लंबा होता है, इसलिए हम क्या करते हैं 0.3 मीटर को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 10 घाते -1 मीटर भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसको ऐसे लेंगे। इतनी चीजें याद रखिएगा, अगर कहीं पे 30 है तो आप 3 × 10 घाते -1 मीटर लिखोगे। अगर केवल 3 होता
तो आप क्या करते, अगर केवल 3 होता तो आप लिख देते, जैसे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया गया है तो आप क्या करेंगे 0.03 लिखेंगे। अब 0.03 का मतलब ये होता है कि 3 गुणे 10 घाते -2 मीटर हो जाएगा। इस तरह से आपको सेंटीमीटर में, पहले सेंटीमीटर में जो भी मान दिया होगा, दूरी जो भी दी गई होगी, अगर वो सेंटीमीटर में दिख रहा है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके ही आप कैलकुलेशन करेंगे। ये हमेशा आपको न्यूमेरिकल में अप्लाई करना होता है, हमेशा के लिए आपको याद होना चाहिए। अगर आपको न्यूमेरिकल आसान करना है तो आपको ये चीज अप्लाई करनी ही होगी, ठीक है। तो अब अप्लाई करते हैं। देखो, सबसे पहले 5 माइक्रोकूलम दिया गया है, तो हमने क्या बताया, अगर एक भी माइक्रोकूलम है तो अगर आपको कूलम में कन्वर्ट करना है तो उसके साथ 10 घाते -6 का गुणा करना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 5 माइक्रोकूलम, और हम चाहते हैं कि 5 माइक्रोकूलम जो है ये कूलम में बदल जाए ताकि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम क्या करेंगे, Q = 5 गुणे 10 घाते -6 कूलम, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने माइक्रोकूलम से कूलम में कन्वर्ट कर दिया है। ये हो गया पहला चीज जो हमको दिया गया था। उसके बाद कर रहा है कि बिंदु आवेश से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी पॉइंट पे आपको वैद्युत क्षेत्र को निकालना है। तो अब यहाँ पे दूरी कितनी दे दी गई है, R का मान दिया गया है आपको। R का मान, या कह सकते हैं कि R का मान क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। और अभी हमने बताया है कि जब भी आप 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो पहले ये हो जाएगा 0.3 मीटर। अब 0.3 मीटर अगर लिखोगे तो कैलकुलेशन लंबा होता है, इसीलिए हम इसकी जगह लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 10 घाते -1 मीटर, ठीक है। ये आपका R का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र, यानी E का मान हमको ज्ञात करना है, E निकालना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला अभी हमने देखा था, फॉर्मूला क्या है, E = 1/4πε0 और Q/R², ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले को जब लगाएंगे तो कैसे हल होगा, अब इसमें आपको केवल वैल्यू रखना है, ये चीजें हम मिटा देते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कैसे होगा। अब यहाँ से शायद आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है, लेकिन अगर आप रफ में खुद भी ट्राई करोगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो अब क्या करेंगे, E = वैसे ही रहेगा 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो हमने अभी आपको बताया था, क्या होता है, 9 गुणे 10 घाते +9। ये आपका जहां पे 1/4πε0 दिखेगा वहां पे आपको ये वैल्यू चिपका देनी है। तो वहां पे हमको क्या दिख रहा है, फॉर्मूले में 1/4πε0 दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9, ये हो गया पूरे 1/4πε0 का मान। उसके बाद Q का मान हमने क्या निकाला है, Q का मान निकाला है 5 गुणे 10 घाते -6 कूलम। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 गुणे 10 घाते -6, ठीक है। ये हो गया ऊपर का जितना भी मान लिखना था। उसके बाद नीचे बटे में R² है, तो नीचे हम क्या कर देंगे, नीचे हम R² का मान रख देते हैं, ठीक है। R² का मान क्या दिया गया है, R² का मान दिया गया है 3 गुणे 10 घाते -1। अब चूंकि इसका स्क्वायर दिया गया है, R का स्क्वायर है, तो हम 3 गुणे 10 घाते -1 का भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको पहले पावर वाला सॉल्व नहीं करना होता है, जो नॉर्मल कैलकुलेशन है, जैसे 5 और 9 दिखाई दे रहा है, तो पहले आप क्या करेंगे, 5 और 9 का गुणा करेंगे। उसके बाद नीचे का सॉल्व करने के बाद आप घात वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = यहाँ पे 5 और 9 गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा, गुणे 10 घाते 9 और 10 घाते 6 को जोड़ दीजिए। 10 घाते 9 और 10 घाते 6 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 10 घाते 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, प्लस के 10 घाते 3। अब नीचे क्या है, 3 गुणे 10 घाते -1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 लिख देते हैं। और 10 घाते -1 है। अब घात का स्क्वायर कैसे होता है, घात का जब भी स्क्वायर करना होगा तो एक बात याद रखिएगा, नीचे का ये जो 10 लिखा होता है ये चेंज नहीं होता, केवल इसका पावर जो होगा उसका ही स्क्वायर होगा। जैसे यहाँ पे 10 घाते -2 दिया होता और इसका स्क्वायर करने को बोलता तो 10 आप वैसे ही रखते, -2 का स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट है,
अगर आपको कठिन लग रहा है तो फिजिक्स कठिन नहीं है, केवल कैलकुलेशन मैथ कठिन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी 10 घाते -1 का स्क्वायर करोगे 10 घाते -2 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब 9 से 45 को काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ गया। ऊपर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10 घाते 3 हो गया। नीचे हो गया 10 घाते -2, केवल 10 घाते -2 बचा है। अब 10 घाते -2 को जब भी आप ऊपर ले जाएंगे, ऊपर क्यों ले जाया जाता है, ताकि ये पूरी तरह से सॉल्व हो सके। अब जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा जब भी कोई घात नीचे से ऊपर जाती है, अगर वो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, और अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाता है। क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, आपका पहले से 5 है, 5 वैसे ही रहेगा, 10 घाते 3 भी वैसे रहेगा। अब 10 घाते -2 है तो ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 घाते +2 हो जाएगा। अब 10 घाते +3 का गुणा 10 घाते +2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे आ जाएगा, 3 और 2 जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मेन आंसर आएगा 5 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम। यही आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था जो कि हमने डीप में आपको समझाया है, अगर आप एक बार खुद से लगाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया कि नहीं, इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो सकता है कि यही न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए, थोड़ा सा आपका वैल्यू चेंज करके, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ भी नहीं करना है, जो भी चीजें दी होंगी पहले उसको लिखा जाता है, फिर फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है, ये सेकंड स्टेप है। उसके बाद थर्ड स्टेप कैलकुलेशन का होता है, और फोर्थ स्टेप आपके आंसर का होता है, और पूरे न्यूमेरिकल का जितना भी मार्क्स होगा वो आपको मिल जाएगा। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आपको दी होगी और आपसे क्यू कमांड पूछेगा तो आप कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही फॉर्मूले से जितने भी वैल्यू दिए होंगे, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, ई, क्यू और आर, यहाँ पे इस मामले से 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले प्रकार का तो हमने बता दिया कि आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन ये है कि आपको ई का मान दिया होगा, क्यू निकलवा लिया जाएगा। या फिर ऐसा एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है कि आपको ई का मान भी दिया हो, क्यू का मान भी दिया हो और आर का मान निकलवा लिया जाए, यानी बीच की जो दूरी है वो निकलवा लिया जाए। ऐसे आप पता कर सकते हैं। देखो कैसे पता करेंगे कि किस फॉर्मूले से कितने प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। आपको देखना होता है कि फॉर्मूले में कितने सिंबल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 3 सिंबल है, ई है, क्यू है और आर है, यानी कि 3 ही चीज यहाँ पे पूछ सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि भैया बीच में स्थिरांक आ रहा है 1/4πε0। अब भैया स्थिरांक से तो क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे ई से, क्यू से और आर से। ई से कैसे पूछेगा दिखाई दिया, क्यू से कैसे पूछेंगे ये भी दिखा देते हैं। पहले ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब देखो कि सेकेंड वाला न्यूमेरिकल कैसे पूछा गया है। न्यूमेरिकल क्या है कि उस बिंदु आवेश का मान ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पे आपको क्यू का मान ज्ञात करना है, जिसके कारण उससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। तीव्रता क्या दी गई है, यानी ई का मान आपको पहले से दिया गया है 2.25 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। यानी कि जो चीजें आपको दी गई है पहले वो लिखना है। हमें क्या कहा गया है कि आपको उस बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है। ये तो पता चल गया, निकालना क्या है, बिंदु आवेश का मान, ठीक है। ये पता चला बिंदु आवेश का मान निकालना है, यानी कि क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। अब आप कहेंगे कि फॉर्मूला तो हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पढ़ा है, तो वहां पे क्यू का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करना पड़ेगा क्यू के लिए, ठीक है। और आगे क्या दिया गया है कि आपको दूरी दे दी गई है आर का मान। आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान आपको दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया कि अगर 9 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं यहाँ पे 0.09, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 0.09 मीटर लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 10 घाते -2 मीटर। क्लियर हो गया।
ये चीजें क्लियर हुई या नहीं? हमने यही आपको बताया है। अगर यहाँ पे 9 सेंटीमीटर जगह 90 सेंटीमीटर दिया होता तो आप कैसे कैलकुलेट करते, ये आपको कैलकुलेट करके कमेंट में इसका आंसर लिखना है। वैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके बता भी देते। देखो अगर 9 की जगह 90 सेंटीमीटर दिया होता तो हम क्या करते, पीछे कितना जीरो है, एक जीरो, तो जो पीछे जीरो होगा उसको आगे लिख देंगे तो जीरो हो गया, दशमलव लगा के 9 लिख दीजिएगा, ये हो गया 90 सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.9 मीटर या कह सकते हैं 9 गुणे 10 घाते -1 मीटर लिखा जा सकता है। क्लियर हो गया? ये चीज याद रखिएगा, जितना जीरो पीछे होगा उतना जीरो मीटर बदलते समय आगे की साइड लिख के दशमलव लगा दीजिएगा आखिरी वाले जीरो के पास। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक जीरो था तो हमने एक जीरो के बाद दशमलव लगा दिया। अगर यहाँ पे 900 मीटर होता तो क्या करते, 900 सेंटीमीटर होता तो क्या करते, हम यहाँ पे लिख सकते थे 0.00 फिर लास्ट में दशमलव हो जाएगा और 9 हो जाएगा। समझ में आया? देखो अगर 900 सेंटीमीटर होता उसको मीटर में कन्वर्ट करने का होता तो क्या करते, पहले ये दोनों जीरो जो है इसको आगे हम लिख देते और जैसे ही दोनों जीरो लिखते उसके बाद दशमलव लगा के 9 लगा देते तो ये हमारा 0.009 मीटर हो जाएगा। और इसका मान भी क्या हो जाएगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, जो आपका माइनस यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे माइनस का 3 लिख सकते थे, या इसको हम चाहें तो इतने पे भी छोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया? ये इस तरह से हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी केवल हमें 9 का कॉन्सेप्ट याद रखना है। जब भी 9 सेंटीमीटर की बात आएगी तो इसको हम लिख सकते हैं 0.09 मीटर या लिख सकते हैं 9 गुणे 10 घाते -2 मीटर। इतनी चीजें क्लियर हो गई। हमें आर का मान दिया गया था, उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया और हमें दिया गया है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का मान। तो ई का मान क्या दिया गया है, ई का मान दिया गया है 2.25 गुणे 10 घाते 5 कूलाम, सॉरी न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। ये चीजें आपको दी गई हैं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई का फॉर्मूला। तो यहां से लिखेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कह सकते हैं बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। सूत्र हमने क्या बताया था, E = 1/4πε0 Q/r², यही फॉर्मूला होता है। अब अगर हमसे क्या कहा जा रहा है कि हमसे पूछा गया है E का मान, सॉरी Q का मान पूछा जा रहा है, तो जब Q का मान पूछा जाएगा तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, Q के लिए कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रखोगे तो आपको पहले यहाँ पे E का मान रखना पड़ेगा बराबर के उधर, उसके बाद Q आपको वैसे ही रहने देना है, R आपको मान रखना पड़ेगा और यहाँ पे 1/4πε0 का मान रखेंगे। फिर भी कैलकुलेशन करते वक्त आपको Q को इधर साइड लाना ही पड़ेगा। आपको इस Q को क्या करना पड़ेगा, इस बराबर के इधर E के पास लेके आना ही पड़ेगा। इसीलिए चाहे उधर के बाद में कैलकुलेशन करते वक्त ये काम कीजिए या यहाँ पे फॉर्मूले में ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले को ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे Q का मान पूछा गया है तो इस फॉर्मूले को अगर हम Q के लिए कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q को पहले हम बराबर किधर ले आएंगे तो हो जाएगा क्या, Q = जो ये E है आपका, हम Q के पास लेके चले जाते हैं तो Q = 1/4π आपका 4πε0 तक तो वैसे ही रहेगा। जहां पे Q था अब यहाँ पे E आ जाएगा और R² आपका नीचे जहां पे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इस R² को ऊपर कर देंगे, इस R² को ऊपर E के पास कर देंगे और 1/4πε0 जो है इसको हम बटे के नीचे कर देंगे ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो सके। तो क्या हो जाएगा, Q = यहाँ पे हो जाएगा E × R² 1/4πε0। अब ये जो फॉर्मूला बना है इसी फॉर्मूले पे आपको डायरेक्ट वैल्यू रखना है, डायरेक्ट मान रखने हैं। अब यहाँ से आपका कैलकुलेशन आसान हो सकता है। अगर आप पहले वाले फॉर्मूले पर जो E = 1/4πε0 Q/r² फॉर्मूला है इस पे वैल्यू रख देते, इस पे मान रख देते तो आपको इतना कैलकुलेशन करना पड़ता।
3 स्टेप आपको और कैलकुलेशन करना पड़ता। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला जब बना दिया है, तो जब भी आपसे किसी भी बिंदु आवेश पर या किसी भी बिंदु आवेश की तीव्रता वाले क्वेश्चन में आपसे अगर बिंदु आवेश का मान पूछा जाएगा, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, Q इक्वल टू E इंटू आर स्क्वायर अपान 1/4πε0। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको E का मान रखना है, आर स्क्वायर का मान रखना है और 1/4πε0 का मान रखना है। पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर इस फॉर्मूले पे वैल्यू रख के दिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो अब देखो फॉर्मूले में कैसे वैल्यू को रखेंगे। E का मान पहले से दिया गया है 2.25 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे E का मान रखते हैं। Q आपका वैसे ही रखना है क्योंकि Q का मान हमें निकालना है। E का मान वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2.25 × 10⁻⁵। ठीक है, अब इंटू में दिया गया है आर स्क्वायर, यानी जो भी आर का वैल्यू होगा आपको उसका स्क्वायर करना है। तो आर का वैल्यू कितना दिया गया है 9 × 10⁻2 मीटर दिया गया है। अब आप पूरे का स्क्वायर करेंगे, यानी आपको 9 का पहले स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 10⁻2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और नीचे क्या दिया गया है 1/4πε0 दिया गया है। और हमने आपको पहले ही बताया है, कहीं पे भी 1/4πε0 दिख जाएगा तो इसकी जगह आपको लिखना है 9 × 10⁹9 कूलम। ठीक है, ये इसका वैल्यू होता है जो आपको याद होना चाहिए। अब तो हमने कम से कम 2-3 बार आपको बता दिया है इसी वीडियो में भी, और आपको कूलम के नियम जब हमने पढ़ाया था तो वहां पे भी इस वैल्यू को बताया था। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो नीचे इस वैल्यू को रख देंगे 9 × 10⁹9। ठीक है, 9 × 10⁻⁻9 प्लस का 9। हमेशा याद रखिएगा प्लस का 9 होता है, माइनस मत लगा दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका पहले Q को वैसे रहने देंगे। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब कैलकुलेशन कैसे करना है ये देखिए, यहीं पे आप अटक जाते हैं। ये जो बड़ा वाला पार्ट है जो दशमलव वाला है, अभी उसको वैसे ही रहने देंगे, यानी 2.25 × 10⁵5 इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें ब्रैकेट में दिया गया है 9 × 10⁻2 जिसका हमको करना है स्क्वायर। अभी हमने बताया है जब भी आप पावर का स्क्वायर करते हो तो नीचे का वैसे रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या दिया है 10⁻2 दिया गया है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 10 आपका वैसे ही रहेगा, -2 का खाली स्क्वायर होगा। अब चाहे 10⁻2 हो या +2 हो, केवल जो घात होता है उसका ही स्क्वायर होता है। नीचे जो पावर के नीचे जो लगा है 10, ये वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो पावर का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो -4 हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁻4 यहाँ पे हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, गुणे में लिखेंगे 81 और गुणे में क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। इतनी चीजें क्लियर हुआ। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, अभी दशमलव वाला पार्ट वैसे ही रहने देंगे। अब नीचे क्या हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि जो ये 9 है और 81 है ये कट सकता है, तो जो चीजें पहले कटेंगी हम उसको काट देंगे और जो बचेगा, जैसे यहाँ पे घात बच जाएगा, दशमलव बच जाएगा और नीचे एक 10⁻9 बच रहा है। तो इतनी चीजें पहले करते हैं। 9 से 81 को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप चाहो तो पहले इस पावर को घटा लीजिए। जब आप इस पावर को घटा लेंगे तो थोड़ा सा आपको ये जो कैलकुलेशन लंबा दिख रहा है छोटा दिखने लगेगा, आपको आसानी होगी करने में। अब क्या करेंगे, क्यों आपका वैसे ही रहेगा, 2.25 भी वैसे रहने देंगे, 10⁻5 यहाँ पे दिया गया है और 81 × 10⁻⁻4 दिया गया है। तो जब भी 10⁻+5 को 10⁻⁻4 से साथ घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 10⁻+5 को हम घटा रहे हैं किसके साथ, 10⁻⁻4 के साथ। जैसे घटाओगे तो केवल बच जाएगा 10⁻+1। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, छोटा सा कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, केवल 10⁻−1 हो जाएगा और आपका 81 लास्ट में हम लिख देते हैं। पावर को घटा के हमने पहले लिख दिया, 81 हमने लास्ट में लिख दिया। उसके बाद बच जाएगा नीचे क्या, 9 × 10⁻9। अब आपको क्या करना है, इस 9 से हम 81 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस 9 से हम 81 को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब आप 9 से 81 काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, अब आप चाहें
तो यहाँ पे इस 9 का गुणा 2.25 के साथ करेंगे और उसके बाद 10 घाते -2 को 10 घाते -9 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस का 9 है, 10 घाते प्लस का 9 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे 10 घाते माइनस का 9 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप इसको और कैलकुलेशन बढ़ा सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2.25 वैसे ही है, गुणे 10 घाते 1 वैसे ही है, और यहाँ पे 9 आ गया है, और नीचे आपका क्या है 10 घाते 9, 10 घाते 9 ऊपर जाएगा तो हम लिख सकते हैं क्या 2.25 गुणे 10 घाते 1 गुणे 9 गुणे 10 घाते -9। इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे, यानी जब आप 2.25 गुणे 10⁻1 9 गुणे 10⁻9 को सॉल्व करोगे तो आपका जो मेन आंसर आने वाला है वो आएगा Q इक्वल टू 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यही आपका मेन आंसर आ जाएगा। अब आपको बताया गया है अभी कि जब भी 10 घाते -6 कूलम दिया गया है, इसका मतलब है हम कूलम से माइक्रो कूलम भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने बताया था कि कहीं पे भी अगर आपको जैसे दिया गया है 5 गुणे 10 घाते -6 कूलम, ठीक है, तो इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलम, क्योंकि 10 घाते -6 का गुणा तब किया जाता है जब आपको वैल्यू कूलम माइक्रो कूलम में दिया गया हो और आपको कूलम में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर पहले से ही कूलम में दिया है और माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना है तो आप केवल इस 5 को लिखेंगे, उसके बाद माइक्रो कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा मेन आंसर आया है 2.02 गुणे 10 घाते 6 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं Q इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2.0 का मतलब है केवल 2 दिया गया है। लास्ट में जब भी किसी मेन संख्या के बाद अगर दशमलव लगा के 0 दिया गया है तो उस 0 को नहीं गिना जाता है, तो यहाँ पे केवल 2 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते थे क्या 2 गुणे 10 घाते -6 कूलम या 2 माइक्रो कूलम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना होता है, पहले जो भी फॉर्मूला होगा उसके अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको कैलकुलेशन कठिन लगा है तो इसका मतलब आपको खुद प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम केवल करा के चले जाएंगे और आप नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है मेरे सवाल लगाने का, क्योंकि मुझे तो आपको एग्जाम देना नहीं है, आपको ही देना है। इसका मतलब आप ज्यादा कैलकुलेशन खुद रफ में प्रैक्टिस करेंगे। 2 सवाल हमने बता दिए हैं। अब आपको क्या करना है, कहीं से भी, चाहे गूगल से या किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी सीरीज या किताब से, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स ढूंढने हैं और उसको सॉल्व करना है। नहीं हो रहा है तो आप हमसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, या हमने पहले ही बताया है आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। हमने डिटेल में समझा कि किसी भी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है, उसका जो हमने डेरिवेशन था वो प्रॉपर आपको बताया। उस डेरिवेशन से रिलेटेड हमने आपको मैक्सिमम 2 न्यूमेरिकल भी बता दिए कि लगभग 2 प्रकार के न्यूमेरिकल बन सकते हैं। बनना चाहे तो भी एक न्यूमेरिकल और बन सकता है, आर आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही करा रहे हैं। आगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आपको पूरे टॉपिक से रिलेटेड जब मिक्स क्वेश्चन दिखेंगे तो वहां पे आपको आर निकाला कैसे जाता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करा देंगे, ठीक है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाए। बाकी अपने कमेंट से डाउट आप यहाँ भी पूछ सकते हो, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको स्पेलिंग साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी आप अपने क्वेश्चन का इमेज भेज के आपसे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको सॉल्यूशन या तो शॉर्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे या आपके क्लास में ही बता देंगे। अब कल के लिए वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर नंबर 6। लेकिन उससे पहले आपको एक बेसिक लेक्चर दिया जा रहा है जिसमें हम सीखेंगे कि आईपीएससी नाम कैसा लिखा जाता है, या आईपीएससी नेम आप किसी भी उप संयोजन यौगिक का कैसे लिख सकते हैं, या क्या तरीका होता है आईपीएससी नेम निकालने का। क्लियर हो गया, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।